हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, किसकी बात करें। हम एक इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट करते हैं, कोलिजन। तो कोलिजन मतलब बेसिकली एक चीज दूसरी चीज की मोशन बदल रहा है। जैसे मान लो कि एक चीज चल रही है, ये चीज चल रही, कोलिजन नहीं हुई, जैसे ही इससे टकराया, इसने इसको फोर्स लगाया, तो एक चीज दूसरी चीज को फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं कोलिजन। ठीक है। तो इसने इस पर फोर्स लगाया, जिसके कारण इसकी मोशन बदल भी सकती, नहीं बदल सकती। तुम बोलो क्यों नहीं बदल सकती, अब आप इसमें दे मारो तो इसकी मोशन नहीं बदली, लेकिन इसने इसे फोर्स लगाया। तो बेसिकली एक चीज दूसरे को फोर्स लगा रही, दैट्स कोलिजन। कोलिजन में एक्चुअली कांटेक्ट होना जरूरी भी नहीं। जैसे कि मान लो ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है फ्री स्पेस में, और इसका नॉर्थ ये आसपास गए, तो इसने इसको धक्का दे दिया। ये भी सॉर्ट ऑफ कोलिजन है। ठीक है। तो हम फिलहाल मैग्नेट नहीं, हम नॉर्मल बॉल्स या मेटल्स चीजें ले लेते हैं। अब इनमें कॉलिजन हुई, तो कॉलिजन बेसिकली दो टाइप की हो सकती है। तो एक अपने पास 1D हो सकती है, ठीक है ना। तो एक 1D या लीनियर या हेड ऑन कॉलिजन, एक ही बात है। सही है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक चीज जाती है और वो इससे टकरा जाती है। ठीक है। और टक्कर के बाद दोनों एक ही लाइन पे चलते रहते हैं। तो जैसे मान लो कि ये U1 से चल रही है, U2 से चल रही है। टक्कर के बाद आपके पास ये मान लो पहली वाली V1 से होगी, दूसरी वाली V2 से होगी। ठीक है। तो एक आपके पास क्या होती है, 1D कॉलिजन होती है, जिसमें एक ही लाइन पे चीजें चलती हैं। ये आमने सामने की टक्कर होती है, इसको बोलते हैं हेड ऑन। और एक थोड़ी तिरछी टक्कर होती है। तिरछी टक्कर का मतलब क्या है कि ये जो है वो इससे थोड़ा साइड में टकरा जाए। बिल्कुल इसकी वेलोसिटी इसके सेंटर की तरफ होगी तो 1D कॉलिजन होगी, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी थोड़ी साइड में होगी तो ये 2D कॉलिजन। और टक्कर के बाद ये कहीं इधर चली जाएगी, ये कहीं इधर चली जाएगी, तो ये 2D कॉलिजन है। तो 2D या ऑब्लिक कॉलिजन। ठीक है। ऑब्लिक मतलब तिरछी। तो दो टाइप की कॉलिजन है, 1D कॉलिजन, 1D लीनियर या हेड ऑन कॉलिजन, दूसरी 2D या ऑब्लिक कॉलिजन। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलिजन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, लिख लो आप फटाफट। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉलिजन। हम लोग बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब दो चीज टकरा रही है। और एक्चुअली होता क्या है कि कई बार जैसे टक्कर होती भी है ना, जैसे मान लो कि दो चीजें हवा में टकरा रही जहां भी, तो टक्कर इतनी छोटी टाइम के लिए होती है कि अनलेस कोई बहुत बड़ा फोर्स नहीं है, तो जो डेल्टा पी होता है, जो एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी होता है, वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा है। तो इन जनरल कॉलिजन में अपन एक्सटर्नल फोर्स जीरो मान लेते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स अगर हो भी है ना, तो उसका मोमेंटम बाय डिफॉल्ट जीरो मान लेते हैं। तो डेल्टा पी बराबर जीरो बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं। हमें मान के चलते हैं कि जो मोमेंटम का चेंज है वो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब अनलेस कोई ऐसा दे रखा है कि दो चीजें टकराई, ऊपर से एक और फोर्स लग गया 1,00,000 न्यूटन का, तो बात अलग है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट टाइम बहुत छोटा होता है, इसलिए डेल्टा पी को जीरो मान लेते हैं। अब एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मान लो 1 किलो की दो बॉल है। मान लो एक चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, मान लो दूसरी चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। ए और बी दोनों मान लो 1 किलो की। मोमेंटम कितना है? 12। अब ध्यान रखना, कुछ भी हो मोमेंटम 12 रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब थोड़ी देर बाद क्या हुई, ये कांटेक्ट में आ गई। जब ये कांटेक्ट में आई तो ये 10 से ही चल रहा था, ये 2 से। अभी बस कांटेक्ट चालू हुआ। कांटेक्ट चालू जैसे ही होगा, टकराएंगी, तो ये इस पर आगे फोर्स लगाएगी, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगी। ध्यान रखना, इस पर फोर्स आगे है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, इस पर फोर्स पीछे, इसकी स्पीड घटेगी। ठीक है। तो अब मैं एक एक करके डायग्राम बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ये था, फिर ये हुआ। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा बच्चों कि इस पे पीछे फोर्स लगने से इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। मान लो इसकी स्पीड होगी 8 और इसकी स्पीड कितनी होगी 4। ध्यान रखना, अभी भी ये इस पे आगे फोर्स लगा रहा है, इस पे पीछे फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्पीड अभी भी बढ़ रही है, इसकी स्पीड अभी भी घट रही है। ठीक है। इसकी स्पीड अभी बढ़ रही है, इसकी स्पीड अभी भी घट रही है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है। चलें आगे, समझ रहे हो आप मेरी बात? इस पर फोर्स आगे है, इस पर फोर्स पीछे है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड घटेगी। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे क्या हुआ कि आपके पास इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि इसकी स्पीड और बढ़ेगी। ठीक है। अब एक चीज समझना मेरी बात, मैं छोटी सी चीज बता रहा हूँ कि अब समझना, यहाँ दोनों कांटेक्ट में आ गए थे। मान लो दो चीज कांटेक्ट में आ गई। ठीक है, दो चीज कांटेक्ट में आ गई। अब पीछे वाले की स्पीड ज्यादा, आगे वाले की स्पीड कम है। तो आप समझना मेरी बात कि
अगर दो चीज मान लो, ये दो चीजें मान लो दूर है, मान लो ये भी दो चले तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। लेकिन सोचो अगर ये दो चले और ये तीन चले तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। यहां पर भी यही हो रहा है कि वो एक dt टाइम में 10 dt चलेगी, वो एक dt टाइम में 2 dt चलेगा, तो पीछे वाला ज्यादा चला है ना, और आगे वाला कम चला, तो ये ज्यादा चला ये कम चला, तो इनके बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा। अब सेपरेशन दूर कोई चीज हो तो कम करने का ये तरीका है, लेकिन कोई चीज चिपकी हो तो सेपरेशन कम कैसे होगा? डिफॉर्मेशन से। आप समझ रहे हो? जैसे कि मान लो मेरे हाथ हैं, ये मेरे गाल है। अब मेरे हाथ मान लो चलते हैं और मेरे दांत नहीं चले, मतलब मेरा मुंह यहीं रहे, तो क्या होगा? मेरे हाथ दांत के पास आ जाएंगे। लेकिन हाथ हवा में दांत के पास आने के लिए हवा में चलेंगे, लेकिन जब वो ऑलरेडी मेरे गालों से छू रहे हैं तो जैसे ही मैं हाथ चलाऊंगा तो वो दांत से पास आने का मतलब वो गालों को कंप्रेस करेंगे। सेम ऐसे ही है, ये ज्यादा चल रहा है कम चल रहा है तो इसको कंप्रेस करेगा, हल्का सा डिफॉर्मेशन होगा। अभी भी ये तेज है ये धीमे है, तो क्या होगा बच्चों? ठीक है, ये टोटल मोमेंटम बारी रहेगा। तो अब क्या होगा? मान लो ये सपोज 8 से ये तेज है तो इसकी स्पीड कम होगी। मान लो इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड मान लो होगी 7, मान लो इसकी स्पीड क्या होगी? 5। ठीक है बच्चों, अभी भी क्या होगा? इस पर फोर्स पीछे, इस पर फोर्स आगे है, तो इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? अभी भी ये तेज है ये धीमे है, अभी भी क्या होगा? डिफॉर्मेशन बढ़ेगा क्योंकि पीछे वाला पास आ रहा है। इसके बाद क्या होगा कि ऐसा टाइम आएगा जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? सेम। ये भी 6 पे हो जाएगा, ये भी 6 पे हो जाएगा। अभी भी फोर्स इस पर पीछे उस पर आगे, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एट सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी। जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो इनके बीच में डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगी। पूछो क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, एक तो सिंपल सा लॉजिक ये कहता है मेरे को कि दो चीजें सबसे पास या सबसे दूर कब होती हैं बच्चों? जब उनकी वेलोसिटी सेम होती है। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे क्या होगा? दोनों सबसे पास होंगे, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। और ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई देखो, इस पर फोर्स आगे है, इस पर फोर्स पीछे है, तो इस पर फोर्स आगे है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड घटेगी। अब थोड़ी देर बाद वो तेज हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। अब सोचो आगे वाला तेज हो गया और पीछे वाला धीमे, तो खुल जाएंगे। तो यहां तक डिफॉर्मेशन बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी डिफॉर्मेशन? जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होती। उसके बाद डिफॉर्मेशन खुलने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो तेज हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। इसके नेक्स्ट इंस्टेंट पे ऐसा होगा बच्चों कि डिफॉर्मेशन थोड़ी खुल जाएगी। डिफॉर्मेशन थोड़ा खुलने का मतलब क्या होगा बच्चों? कि ये हो गया 7 मीटर पर सेकंड, या मान लो 8 हो गया, और ये मान लो कितना हो गया? 4। अभी भी इस पे फोर्स आगे, इस पे फोर्स पीछे है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी घट रही है। लेकिन जैसे ही ये तेज होगा, आगे वाला तेज, तो यहाँ पे क्या होगा? डिफॉर्मेशन खुल से मतलब कुछ नहीं होता, मतलब खुल जाएगी। और खुलते खुलते थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये आगे जाते जाएगा, धीमे धीमे सेपरेट हो जाएगा। तो मान लो थोड़ी देर में ये सेपरेट हो गया। ठीक है, मान लो सेपरेशन के बाद कुछ भी मान लो इसकी स्पीड 9 हो गई, इसकी स्पीड मान लो 3 हो गई। ठीक है, अब यह हो सकता है 10 हो जाए, इसकी 2 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, डज नॉट मैटर। अब देखो, कुल मिला के यहाँ से स्टेट चालू हुई। पहले क्या हुआ? पहले डिफॉर्मेशन बढ़ी क्योंकि पीछे वाला तेज था। फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम थी। फिर क्या हुआ? धीमे धीमे डिफॉर्मेशन खुली और आगे वाला बाहर चला गया। ठीक है, अब ये एक पूरा का पूरा डायग्राम है जो आप छाप लो। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, लेट्स सी। मिटा दूं बच्चों इसको? मिटा रहा हूं। जब भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई। मिट नहीं रहा भाई बोर्ड। मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा सम। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अब देखो, दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक सब्सटेंसेस हम उनको कह सकते हैं which carry no deformation. Once forces are removed. बेसिकली आपने किसी चीज को डिफॉर्म किया, आपने किसी फोर्स लगाया, दब गया, हटाने पे ठीक हो जाए। अब मैंने गाल दबाया और हटाने के बाद कब दबा ही रह जाए तो मेरी गाल इलास्टिक नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे गाल इलास्टिक है, नो दिक्कत। ठीक है, हालांकि डिपेंड करता है कि कितने फोर्स से दबाया गया, कि कोई चीज इलास्टिक है कि नहीं। जैसे मान लो आपने कुछ ज्यादा ही फोर्स मार दिया तो हो सकता है कुछ परमानेंट निशान रह जाए। देखो मैं ऐसे मार रहा हूँ, निशान नहीं रहा, लेकिन ज्यादा तेज मार दिया तो हो ही जाएगा।
तो एक लिमिट तक बहुत सारी चीजें इलास्टिक होती है, एक लिमिट के बाद चीजें इलास्टिक नहीं होती। तो इलास्टिक सब्सटेंस वो होता है विच कैरी नो डिफॉर्मेशन वंस फोर्सेस आर रिमूव। फोर्स हटाने के बाद उनमें डिफॉर्मेशन नहीं रहती, और इन इलास्टिक में डिफॉर्मेशन रहेगी। एंड डिफॉर्मेशन remains in inelastic substance। इनइलास्टिक सब्सटेंसेस में डिफॉर्मेशन रह जाती है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो। स्टार्टिंग में ऐसा था कि ये मान लो m1 था u1 से चल रहा था, और मान लो ये m2 था u2 से चल रहा था। मान लो जब वो दूसरे से अलग हो गया तो मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 है, मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है v2। ठीक है, ये दोनों डिफॉर्म में फिर अलग हो गए। हो सकता है डिफॉर्मेशन पूरी तरीके से खुल गई हो सकता है डिफॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं खुली हो। अगर डिफॉर्मेशन पूरी तरीके से खुल गई होगी तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस इलास्टिक है। ठीक है, तो अगर सब्सटेंस पूरी तरह से इलास्टिक है तो डिफॉर्मेशन पूरी खुलेगी, और कॉलिजन को क्या बोलेंगे, इलास्टिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इफ नो डिफॉर्मेशन रिमेन्स आफ्टर कॉलिजन, अगर कॉलिजन के बाद कोई डिफॉर्मेशन नहीं रहती, देन substances are then collision is elastic। collision एंड सब्सटेंस दोनों एक ही बात है। कॉलिजन एंड सब्सटेंस मतलब कॉलिजन सब्सटेंस एक चीज नहीं होती, लेकिन अगर सब्सटेंस इलास्टिक होंगे तो कॉलिजन भी इलास्टिक कहलाएगी। कॉलिजन सब्सटेंस आर कॉल्ड इलास्टिक, उसे इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। और अगर डिफॉर्मेशन रह जाती है तो वो इनइलास्टिक होता है। एंड मैं हटा रहा हूं उसको। एंड if deformation remains, collision is inelastic। अगर डिफॉर्मेशन रह जाती है तो कॉलिजन क्या है, इनइलास्टिक है। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, आप लोग देखो। अब देखो क्या होता है, किसी चीज को डिफॉर्म करने में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो किसी को डिफॉर्म किया तो फोर्स लगा, फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है तो एक वर्क लगेगा। तो होता क्या है कि आप जब किसी को डिफॉर्म करते हो उस पर वर्क करते हो। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन में भी एक एनर्जी होती है। जैसे मान लो आपने किसी को डिफॉर्म किया तो बेसिकली कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी डिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क किया तो वो वर्क कहीं जाएगा। तो समझना मेरी बात, अगर तो डिफॉर्मेशन पूरी तरीके से खुल जाती है, जैसे मान लो, समझना, टक्कर से पहले मान लो कि दोनों की एनर्जी 100 थी, टक्कर हुई मान लो, तो काइनेटिक एनर्जी मान लो टक्कर से पहले 100 थी, टक्कर जब हुई तो जब डिफॉर्मेशन हुई तो हो सकता है काइनेटिक 80 होगी, डिफॉर्मेशन में 20 जूल चले गए। अब अगर डिफॉर्मेशन पूरी तरीके से खुल गई तो वो 20 जूल वापस आ जाएंगे, दोबारा काइनेटिक 100 हो जाएगी। तो पहले भी 100 बाद में भी 100। लेकिन अगर डिफॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं खुली, मान लो 20 की डिफॉर्मेशन में से 10 की डिफॉर्मेशन खुली, 10 की डिफॉर्मेशन रहेगी, तो फाइनली 10 डिफॉर्मेशन बचेगी और काइनेटिक जो होगी वो 90 ही वापस आएगी। आप समझ रहे हो? तो अगर डिफॉर्मेशन पूरी तरीके से खुल जाती है तो टक्कर से पहले की काइनेटिक और टक्कर के बाद की काइनेटिक सेम होगी, लेकिन ध्यान रखना टक्कर के दौरान काइनेटिक कम होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक कहां चलेगी, डिफॉर्मेशन में। समझ में बात? तो कहने का मतलब क्या है, इफ कॉलिजन इज इलास्टिक, अगर कॉलिजन इलास्टिक है, के इनिशियल मतलब जस्ट बिफोर टक्कर, टक्कर से पहले इज इक्वल टू के फाइनल जस्ट आफ्टर टक्कर। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, अगर कॉलिजन कैसी है, अगर कॉलिजन इलास्टिक है। ठीक है, और अगर कॉलिजन इन इलास्टिक है, इफ कॉलिजन इज इन इलास्टिक, अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो नेचुरल सी बात है कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम होगी। ठीक है बच्चों, तो बाद की काइनेटिक एनर्जी कम क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी है वो कौन ले गया, वो डिफॉर्मेशन के अंदर छुपी हुई रहेगी, वो खुली नहीं है। ठीक है, तो अगर दोनों एनर्जी सेम है तो कॉलिजन इलास्टिक है, और दोनों एनर्जी सेम नहीं है तो कॉलिजन इनइलास्टिक है। ठीक है बच्चों, समझ रहे मेरी बात? अब हम चलते हैं आगे, एक छोटी सी चीज करते हैं। मैं मिटा दूं इसको, मिटा रहा हूं, आप लोग फटाफट लिख लो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेसिकली जो, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना,
एक दो 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 दो, एक सेकंड। आप बोर्ड पे जो लिखा है वो मत लिखना, क्योंकि बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ, अच्छा भाई, अब समझना मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। तो कॉलिजन लेते हैं, एक M1 U1 से चल रहा है, एक M2 U2 से चल रहा है। टक्कर से पहले टक्कर हुई, मान लो टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी V1 होगी और मान लो इसकी वेलोसिटी V2 होगी, ठीक है। अब मुझे क्या पता है बच्चों, मुझे ऐसा पता है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है टक्कर के बाद की, वो इनिशियल से बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे ये 100 है तो ये 100 भी हो सकती है अगर इलास्टिक है, और 80 70 90 कुछ भी हो सकती है अगर इनइलास्टिक है। फाइनल इनिशियल से कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। फाइनल होगा हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, और इनिशियल होगा हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर, ठीक है। सारे हाफ काट सकते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब यहां से क्या आ गया मेरे पास, यह इक्वेशन आ गई M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू, क्या है बच्चों, M1 U1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एक इक्वेशन ही आ गई। दूसरी बात जो भी कर लो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बराबर है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, M1 V1 प्लस M2 V2, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है बच्चों। अब यहां से क्या आ गया बच्चों, यहां से आ गया फिर M2 इधर ले लो, तो M2 के साथ कितना आ गया, M2 के साथ आ गया V2 माइनस U2 इज इक्वल टू M1 U1 माइनस V1। ये आपके पास पहली इक्वेशन है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो M2 M2 कट गया, V2 माइनस U2, V2 माइनस U2, यहाँ बच गया V2 प्लस U2 इज लेस देन इक्वल टू आएगा। आप समझ ही रहो, क्योंकि देखो ये दोनों तो बराबर है। अगर जैसे मान लो ये भी 10 ये भी 10, अब इसको भी 10 से डिवाइड करो, इसको भी 10, तो ये से छोटा है, छोटा ही रहेगा, चाहे 10 से डिवाइड करो चाहे 20 से डिवाइड करो। तो V2 प्लस U2 इज लेस देन इक्वल टू U1 प्लस V1, क्योंकि U1 माइनस V1 तो कट गया, U1 प्लस V1 हो गया। अब यहां से क्या हुआ बच्चों, मैं ये मिटा रहा हूँ ना, ऊपर वाली चीज डायग्राम मिटा रहा हूँ। अब यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से मेरे पास आ गया कि जो V2 माइनस V1 होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा U1 माइनस U2। यहां से हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 इज लेस देन इक्वल टू 1। इस चीज V2 माइनस V1 को हम बोलते हैं E इज लेस देन इक्वल टू 1, और E को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो होता है V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। ध्यान रखना, ये इक्वल टू तब आएगा जब यहाँ इक्वल टू होगा, सारे इक्वल टू होंगे। तो E बराबर 1 तब आएगा जब आपके पास E बराबर 1 क्या आएगा, जब आपके पास कोलिजन कैसी हो, इलास्टिक, ठीक है। तो ध्यान रखना कि E, तो E 1 आएगा जब कोलिजन इज इलास्टिक। अगर कोलिजन इलास्टिक होगा तो E 1 आएगा। E लेस देन कब 1 कब आएगा, जब कोलिजन इज इनइलास्टिक, ठीक है। कोलिजन इनइलास्टिक होगी तो E लेस देन 1 आएगा। अब सोचो E0 कब होगा, E0 तब होगा जब V2 और V1 बराबर हो गए। और V2 V1 बराबर होने का मतलब समझना V2 2 की टक्कर के बाद की वेलोसिटी। अब ये अलग इसलिए हो जाते हैं दोनों, क्योंकि V2 ज्यादा होता है V1 कम, तो ये आगे निकल जाता है। V2 V1 का बराबर होने का मतलब टक्कर के बाद दोनों की सेम वेलोसिटी। आप बताओ, अगर दोनों की सेम वेलोसिटी, इसका दोनों चिपक गए, तो V2 V1 बराबर होने का मतलब क्या हुआ, ये चिपको कोलिजन। समझ रहे, मतलब ये हुआ कि ये आया और E बराबर 0 का मतलब दोनों क्या है, दोनों साथ साथ चिपक गए, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब समझना, ध्यान रखना कि दोनों एक ही वेलोसिटी से चलेंगे, V1 V2 सेम है, मान लो V है। अब मेरी बात समझना, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होती है, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है।
मैक्सिमम कंप्रेशन तब होती है दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, इसके बाद आगे वाले की वेलोसिटी बढ़ती है और कंप्रेशन खुल जाती है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दोनों की वेलोसिटी सेम होने का मतलब जब मैक्सिमम कंप्रेशन था वहीं पे वो लॉक हो गया, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम पे मैक्सिमम कंप्रेशन होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों मैक्सिमम कंप्रेशन पे लॉक हो गए। मतलब E बराबर 0 का मतलब कंप्रेशन रत्ती भर भी नहीं खुली। तो अगर कंप्रेशन बिल्कुल भी ना खुले तो E बराबर 0 है, बिल्कुल खुल जाए तो E बराबर 1 है, और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी खुल जाए तो उसको E लेस देन 1 बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बात? तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे है ना, यहां पे क्या होगा, ये मैक्स कंप्रेशन, ये है मैक्सिमम कंप्रेशन। अगर मैक्सिमम कंप्रेशन पे है ना, अगर मैक्सिमम कंप्रेशन में मामला लॉक हो जाए, जैसे दो क्ले की बॉल है चिपक गई, तो उसमें E बराबर 0 होता है। अब इन तीनों के नाम देख लो आप, नाम कुछ नहीं होते। E बराबर 0 को बोलते हैं, नहीं, E बराबर 1 को बोलते हैं इलास्टिक, इसमें के इनिशियल के फाइनल बराबर होते हैं। E लेस देन 1 इन इलास्टिक, फाइनल लेस देन इनिशियल। E बराबर 0 कंप्लीटली इन इलास्टिक, इसमें भी फाइनल इनिशियल से कम ही होगा, लेकिन फर्क ये है इसमें कि ये मैक्सिमम लॉस होता है। ठीक है, हालांकि ध्यान रखना कि कंप्लीटली इनलास्टिक इज अ टाइप ऑफ इनलास्टिक कोलिजन। ये इनइलास्टिक कोलिजन का ही टाइप है, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन का ऐसा टाइप है जिसमें लॉस जो होता है एनर्जी का वो मैक्सिमम होता है। तो इलास्टिक में कोई लॉस नहीं होता, इनइलास्टिक में लॉस होता है। और इलास्टिक का जो सबसे खतरनाक तरीका है जिसमें बिल्कुल कंप्रेशन नहीं खुलती, उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। ठीक है, अगर आप समझ सके तो इसको हम आगे चलते हैं। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, इसके बाद हम इसके सवाल करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।